नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान। कि आज की कक्षा में हम शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। और मित्रों, यह जो क्लास है ये रीट भर्ती, स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक तीनों के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा साबित होने वाली है। तो शुरू करें आज की कक्षा को। और आज की कक्षा का पहला प्रश्न, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे किसमें वर्गीकृत किया जाएगा। कि एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा सामान्य बुद्धि बालक। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा टर्मन, टर्मेन या टर्मन। अगला प्रश्न, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा 70 से कम। अगला प्रश्न, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। यानी किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है तो वह कैसा बालक होगा। तो इसका सही उत्तर होगा सामान्य बुद्धि बालक, यानी उसे सामान्य बालक माना जाएगा। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह कितना होता है। यानी जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उसमें आयु समूह कितना माना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 से 7 वर्ष। मित्रों, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे का जो वर्गीकृत किया गया है संज्ञानात्मक बुद्धि में, उसमें पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उसमें 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की आयु समूह के बालकों को रखा गया है। अब हम चर्चा करें अगले प्रश्न की। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को कितने अवस्थाओं में बांटा गया है। यानी जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 4 भागों में। अगला प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कितना वर्ष तक होती है। यानी जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था है वो कितने वर्ष तक होती है। तो इसका सही उत्तर होगा जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार बालक का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक मानी जाती है। यानी जीन पियाजे के अनुसार बालक का जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वह किस अवस्था तक या किस आयु तक मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा 11 से लेकर के 15 वर्ष तक। अगला प्रश्न, क्या कक्षा में नींद आना बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने का कारक है। क्या कक्षा में नींद आना बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने का कारक है। तो इसका सही उत्तर होगा नहीं। मित्रों, याद रखिएगा कि किसी बालक को अगर कक्षा में नींद आती है तो हम उस बालक के मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर नींद को बाधा डालने वाला नहीं घोषित कर सकते। बात करें आज के अगले प्रश्न की। बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक क्या है। बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा खेलकूद। अगला प्रश्न, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की क्या भूमिका निभाता है। यानी बच्चे के सामाजिकरण में परिवार क्या भूमिका निभाता है।
तो इसका सही उत्तर होगा सबसे प्रमुख भूमिका, यानी बच्चे के समाजीकरण में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाए तो उसका जो परिवार होता है उसका अहम हिस्सा होता है, इसलिए परिवार की उसमें मुख्य भूमिका रहेगी। अगला प्रश्न, समाजीकरण के गौण वाहक कौन हो सकते हैं? समाजीकरण के गौण वाहक कौन हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। अगला प्रश्न, बच्चों के सामाजिक विकास में क्या विशेष महत्व है? बच्चों के सामाजिक विकास में क्या विशेष महत्व है? तो इसका सही उत्तर होगा खेल। मित्रों, बच्चे जितने ज़्यादा समूह में मिलकर के खेलेंगे तभी उनमें सामाजिकता का विकास अच्छी प्रकार से और भली भांति हो सकेगा। इसलिए बच्चों के जीवन में खेलों का विशेष महत्व है, क्योंकि खेलों से ही सामाजिकता का विकास होता है। अगला प्रश्न, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? यानी बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। मित्रों, जिस समाज में या जिस सामाजिक परिस्थिति में रहकर के बालक का विकास होता है वह उसके विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि जिस समाज में या जिस प्रकार के समाज में वह रहेगा उसी प्रकार से उसका विकास होगा। बात करें आज के अगले प्रश्न की, समाजीकरण का एक प्रमुख कारक क्या है? समाजीकरण का एक प्रमुख कारक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बालक का परिवार। अगला प्रश्न, किस अवस्था में विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? यानी किस अवस्था में विद्यालय में जो समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था है वह मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा बाल्यावस्था। यानी बालक का अगर विद्यालय में वो नियमित विद्यालय जा रहा है तो बाल्यावस्था से ही बालक में समाजीकरण की जो अवस्था है यानी समाजीकरण का विकास आरंभ हो जाता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा। बात करें अगले प्रश्न की, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में किस अवस्था में प्रारंभ होता है? बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न, शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है? शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा पहले से योजना बनाना। यानी मित्रों, अगर एक अच्छा या प्रभावशाली शिक्षण की बात करें तो प्रभावशाली शिक्षण वही हो सकता है जिसमें सबसे पहले योजनाएं बनाई जाती है। यानी पहले से पूर्व निर्धारित जो योजनाएं होती है उन्हीं योजनाओं के आधार पर अगर बालकों को पढ़ाया जाता है तो वही शिक्षण सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन क्या है? यानी भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अति संवेदनशील। मित्रों, भाषा के विकास के लिए जो बालक का प्रारंभिक जीवन होता है वह अति संवेदनशील होता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रारंभिक बचपन का समय। अगला प्रश्न, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? मित्रों, जैसे एक रूपा नाम की लड़की है और वह सबके सामने अपनी बात कहते समय अटकती है, झिझकती है, तो आप एक शिक्षक होने के नाते उसकी सहायता किस प्रकार से कर सकेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने को बहुत भरपूर अवसर देंगे। यानी जैसे रूपा जैसे जो लड़कियां हो या बालक हो या बालिकाएं हो, अगर वह समूहों में बात करने में हिचकिताते हैं, अटकते हैं, तो ऐसे बालकों को छोटे छोटे समूहों में बात करने का भरपूर अवसर दिया जाए, जिससे वह एक बड़े समूह में, एक बहुत बड़े समूह में भी फिर बात करने में नहीं हिचकिचाएंगे। अगला प्रश्न, किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है?
यानी किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा स्टैनले हॉल ने। और मित्रों याद रखिएगा कि स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा है। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? यानी किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जेबी वॉटसन। और मित्रों व्यवहारवाद के प्रवर्तक के रूप में अगर चर्चा की जाए तो व्यवहारवाद के प्रवर्तक जेबी वॉटसन को माना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर लगभग कितना बढ़ता है? यानी 2 से 3 वर्ष के आयु का अगर कोई बालक है तो उसका भाषाई विकास दर कितना प्रतिशत तक बढ़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 से 10% तक। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने बच्चों के साथ फोबिया पर कार्य किया? यानी किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के साथ जो फोबिया है उसके साथ कार्य किया? तो इसका सही उत्तर होगा जेबी वॉटसन। अगला प्रश्न, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु किसका अनुकरण करता है? अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु किसका अनुकरण करता है? तो इसका सही उत्तर होगा शब्दों का। यानी बच्चे अपने बड़ों के माता पिता या परिवार के सदस्य के द्वारा बोले गए शब्दों को का ही अनुकरण करके सबसे पहले वो शब्दों का अनुकरण सीखता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? यानी संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गिलफोर्ड के सिद्धांत का। यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होना, यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होना, ऐसा किसने कहा है? तो गिलफोर्ड ने। बात करें आज के अगले प्रश्न की, एक कक्षा में बच्चों की भाषा कौशल विकास का या विकास किस क्रम में होता है? यानी एक कक्षा में बच्चों की जो भाषा कौशल है उसका विकास किस क्रम में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा पहले सुनना, फिर बोलना, पढ़ना और लिखना। मित्रों याद रखिएगा ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाषाई कौशल का सबसे प्रमुख क्रम कौन सा है? तो पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। यानी बच्चा सबसे पहले सुनता है, फिर उसका उच्चारण करता है और फिर बोलता है। पहले वह पढ़ना सीखता है, इसके बाद वह लिखना सीखता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाता है? यानी दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की अगर नकल की जाए उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुकरण। अगला प्रश्न, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिमान किसने दिया? सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक ने। बात करें आज के अगले प्रश्न की, किस जानवर पर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था? यानी किस जानवर पर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर होगा कुत्ते पर। अगला प्रश्न, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन है? क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ई पावलोव। बात करें अगले प्रश्न की, सीखने का क्लासिकल कंडीशन यानी सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग है सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ई पावलोव। बात करें अगले प्रश्न की, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा स्किनर ने। अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा स्किनर ने। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? यानी अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा स्किनर ने। अब बात करें अगले प्रश्न की, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ाया था? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ाया
बढ़ावा दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने, यानी गेस्टाल्टवाद ने। बात करें आज के अगले प्रश्न की, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कोहलर। बात करें अगले प्रश्न की, कोहलर किससे संबंधित है? कोहलर किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा अधिगम के सिद्धांत से। अगला प्रश्न, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? यानी प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आत्मसातकरण। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कब सीखते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कब सीखते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। मित्रों, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने हम उम्र के बालकों और अपने से बड़े जो भी व्यक्ति है, बड़े भाई बहन है, उनके साथ परस्पर क्रिया करके वो अच्छे से सीख पाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक अनन्य क्रिया। और मित्रों, हमारी जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप हमारी क्लास को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करते रहिएगा। बात करें आज के अगले प्रश्न की, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? यानी वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा जैविक विकास की, यानी जैविक सिद्धांत की। बात करें आज के अगले प्रश्न की, कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यानी कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की होती है? तो इसका सही उत्तर होगा यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। यानी जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है, अगर उसके सामने जो गतिविधियां, कक्षा की गतिविधियां हैं, अगर वो चुनौतीपूर्ण नहीं होती और कम प्रेरित करने वाली होती है, तो ऐसे में वह बालक उस कक्षा से ऊब जाता है और वो अपने आप को अनुभवहीन, यानी कि उस कक्षा में समायोजित नहीं कर पाता। बात करें अगले प्रश्न की, क्या वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है? क्या वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है? नहीं, यानी इसका उत्तर होगा नहीं। मित्रों, याद रखिएगा कि जो भी बुद्धिमान बालक होगा वह किसी भी प्रकार की जो भी विषय सामग्री उसके सामने है उसे रट करके नहीं बल्कि समझ करके ही सीखता है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। अर्थात प्रतिभाशाली छात्र शिक्षकों से पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र होते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा विकलांग व्यक्तियों से। और मित्रों, अब चर्चा करें आज के कक्षा के अंतिम प्रश्न की, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा स्पीयरमैन ने। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला व BN सर चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।